दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि नॉर्मन बिट्स ने अपनी माँ की सच्चाई जान ली थी। अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप जरूर देख सकते हो। दोस्तों, क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से लड़ रहा हो। एक ऐसा आदमी जिसने सोचा था कि उसका अतीत खत्म हो गया है, लेकिन उसकी माँ अब भी उसके अंदर जिंदा है। तो आज हम पूरी कहानी को जानेंगे, जिसमें सस्पेंस, साइकोलॉजिक, हॉरर और ऐसे ट्विस्ट है जो आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट साइको पार्ट 3। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है। वहाँ एक नन मैरिन कॉयल खुद को एक हादसे का जिम्मेदार मानकर अपराध बोध में जी रही होती है। दरअसल मैरिन को ईश्वर और अपने जिंदगी से पूरी तरह से विश्वास उठ गया था, इसलिए वो चर्च के ऊपर से कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। तभी वहाँ पर हेड नन आ जाते हैं। उनमें से एक नन मैरिन का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में वो खुद गिर जाती है और उस नन की मृत्यु हो जाती है। मैरिन उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो चर्च छोड़ देती है। तभी वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जिसका नाम ड्यूक होता है। वो उसे लिफ्ट देता है, पर जब अंधेरा होता है तो वो मैरिन का फायदा उठाना चाहता था। मैरियन उसे रोकती है और उस गाड़ी से उतर जाती है। बाहर बहुत बारिश होती है और ड्यूक वहां से निकल जाता है और अगली सुबह वो पहुंच जाता है नॉर्मन के मोटल में। ड्यूक म्यूजिशियन होता है, पर उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो नॉर्मन के मोटल में जॉब करता है। वही शहर में दिखाया जाता है जहाँ एमा के गायब होने के बाद शहर की पुलिस और उस रेस्टोरेंट का मालिक परेशान होता है। एमा नॉर्मन की वही माँ है जिसको नॉर्मन ने पिछली कहानी के अंत में मार दिया था। तब वहाँ हमें रेस्टोरेंट में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेसी है। वो एक जर्नलिस्ट होती है और वो सीरियल किलर के ऊपर आर्टिकल लिख रही होती है। उसको यकीन है कि नॉर्मन आज भी कत्ल करता है। उसको यकीन है कि वो आज तक ठीक नहीं हुआ। तभी वहाँ नॉर्मन आ जाता है। तभी वो जर्नलिस्ट नॉर्मन से बात करना शुरू करती है। फिर धीरे धीरे नॉर्मन अपने जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर देता है। तभी वो एकदम स्तब्ध हो जाता है। वो बाहर मैरिन को देख लेता है। उसको देखकर उसको मेरियम की याद आ जाती है। ये वही लड़की होती है जिसने $40,000 चुराने के बाद नॉर्मन के मोटल में रुकी थी और नॉर्मन ने उसका कत्ल कर दिया था। फिर नॉर्मन वहाँ से बेचैन होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ मैरिन नॉर्मन के मोटल के पास आ जाती है। तभी वो ड्यूक को देख लेती है। वहाँ वो घबरा जाती है क्योंकि रात को उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। पर तभी ड्यूक रात के लिए उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आसपास कोई भी मोटल नहीं है, तुम आज रात इस मोटल में रुक सकती हो। मैरिन रुकने का फैसला करती है। मैरिन के पास जितने पैसे होते हैं वो उसे दे देती है। तभी ड्यूक उन्हीं पैसों में से एक नोट जो फटा होता है $5 का, वो उस नोट को अपने जेब में रख देता है। तभी मोटल में नॉर्मन आ जाता है। वो मैरिन को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो अंदर ड्यूक के पास जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ड्यूक ने मैरिन को वही कमरा दिया होता है जो आज से कई साल पहले उसने मेरियम को दिया था। नॉर्मन वहाँ पूरी तरह से विचलित हो जाता है और वो वापस अपने घर पर आ जाता है जहाँ उसकी माँ की मम्मी होती है। वो अपनी माँ की मम्मी को बताता है कि मेरियम ग्रेन वापस आ चुकी है। नॉर्मन की माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब नॉर्मन कहता है कि मैंने उसका सूटकेस देखा, उसमें MC लिखा था, यानी मेरियम ग्रीन। दरअसल उसके मोटल में जो नन रुकी है उसका नाम मैरिन कॉयल होता है, इसलिए उसके सूटकेस पर MC लिखा होता है। पर अब नॉर्मन को ऐसा लगता है कि वो वही लड़की है जिसको नॉर्मन ने कई साल पहले उसका कत्ल किया था, पर अब वो वापस आ चुकी है। तब नॉर्मन की माँ कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उसे मारना होगा। पर नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब उसकी माँ कहती है कि अगर तुम नहीं कर सकते हो तो ये मुझे ही करना पड़ेगा। आपको पता है कि नॉर्मन खुद ही बदल बदल कर बोल रहा होता है क्योंकि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का मरीज होता है, इसलिए उसे लगता है कि जो उसकी माँ की जो मम्मी है वो उससे बात कर रही है। फिर रात को ड्यूक मोटल से बाहर चला जाता है। तभी उसी बीच नॉर्मन मोटल के अंदर जाता है और जिस तरह से आज से कई साल पहले उसने दीवार के छेद से कमरे के अंदर उसने मेरियम को देखा था, वैसे वो मारिन को देखता है। अब उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है। वो अपनी माँ के कपड़े और विग पहनकर उस कमरे में जाता है जहाँ पर मॉरिन है। मॉरिन बाथटब में होती है। वो जैसे ही उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी मॉरिन को मारती, तभी वो देखती है कि बाथटब में पहले से ही खून है। दरअसल मैरिन ने अपनी कलाई काट ली थी। जब नॉर्मन देखता है तभी उसे शॉक लगता है। इसकी वजह से उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी जो उसके अंदर है, जो मॉरिन को मारना चाहती है, वो पर्सनैलिटी ऑफ हो जाती है और नॉर्मन अपने होश में आ जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेके आता है, इसलिए मॉरिन की जान बच जाती है। इसलिए वो नॉर्मन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। और वहाँ नॉर्मन को यह भी पता चलता है कि मॉरिन के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है,
इसलिए वो उसे कहता है कि जब तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी तब तुम्हें मोटल में जितने दिन रहना हो उतने दिन तुम रह सकती हो, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। फिर नॉर्मन वापस अपने घर पर आ जाता है। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है। दरअसल वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसको नॉर्मन के मैनेजर डूक ने लाया था। नॉर्मन उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो लड़की बताती है कि मैं डूक के साथ आई हूँ और साथ ही वो नॉर्मन के साथ फ्लर्ट भी करती है। नॉर्मन उसे जाते हुए देखता है। अब कहीं ना कहीं नॉर्मन उसके तरफ आकर्षित भी होने लगता है। फिर डूक और वो लड़की मेकआउट कर लेते हैं। तब डूक उसको वही फटा नोट $5 का दे देता है जो मॉरिन ने उसे दिया था। फिर वो टेलीफोन बूथ पर जाकर कॉल करती है। तभी नॉर्मन अपने माँ के कपड़े और विग पहनकर आ जाता है और उस लड़की को मार देता है। दरअसल नॉर्मन जब भी किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है उसके बाद उसकी माँ की पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है। उसके माँ की पर्सनैलिटी इसलिए कत्ल करती है ताकि नॉर्मन और उसके माँ के बीच में कोई ना आए। फिर अगले दिन नॉर्मन के मोटल पर बहुत से लोग आ जाते हैं और मॉरिन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। अब मॉरिन भी नॉर्मन को कहीं ना कहीं पसंद करने लगती है। वो दोनों रात को अल्टीमेट होने ही वाले थे पर नॉर्मन ऐसा करने से मना कर देता है। जब मॉरिन सो जाती है तब नॉर्मन अपने घर पर वापस आ जाता है, जहाँ पर फिर से उसकी माँ की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की पर्सनैलिटी नॉर्मन को कहती है कि तुम उसे मार दो, पर नॉर्मन उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। फिर मॉरिन भी घर के बाहर आ जाती है। नॉर्मन के हाथ में चाकू होता है। अगर उसकी माँ की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी हो गई तो वो मॉरिन को मार देगा, पर नॉर्मन कैसे भी करके अपने आप को काबू कर लेता है और मॉरिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मॉरिन भी वहाँ से चली जाती है, पर उसी रात को वो अपने माँ की पर्सनैलिटी में आ जाता है। जो लोग मोटल में आए होते हैं उनमें से वो एक लड़की को मार देता है। फिर अगली सुबह नॉर्मन के घर पर पुलिस आती है क्योंकि रात को उसने जिस लड़की का कत्ल किया था उसकी लापता की रिपोर्ट हो गई थी। पुलिस वाले वहाँ पर उसके पूरे घर की तलाशी लेते हैं। वो उस कमरे में भी जाते हैं जहाँ नॉर्मन की माँ की मम्मी है, पर जब पुलिस वहाँ पर जाती है पर पुलिस को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। नॉर्मन भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ की मम्मी गई तो गई कहाँ। फिर सभी को बोतल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ एक पुलिस वाला आइस बॉक्स से आइस निकालता है। हमें वहाँ उस लड़की का हाथ दिखाया जाता है जिसको नॉर्मन ने रात को मार डाला था, पर पुलिस को उसका हाथ नहीं दिखता। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब मॉरिन भी वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसको नॉर्मन की पूरी असलियत पता चल चुकी है। शहर में जिस रिपोर्टर को दिखाया था जो साइको क्राइम पर लिख रही होती है, जिसको शक था कि नॉर्मन आज भी कत्ल करता है, उसने ही मैरिन को सब कुछ बता दिया था। अब मैरिन वहाँ से चली जाती है। नॉर्मन भी अपने घर आ जाता है। वो अपनी माँ को ढूंढता है पर उसे उसकी माँ कहीं नहीं दिखती। तभी उसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मैं केबिन नंबर 12 में हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। पर जब नॉर्मन वहाँ पर जाता है तब वहाँ उसका मैनेजर डूक होता है। उसने ही उसकी माँ की मम्मी को चुराया था। अब वो मम्मी उसके पास है। अगर वो मम्मी पुलिस को मिल गई तो नॉर्मन को जेल हो जाएगी, पर उसके बदले डूक को पैसे चाहिए थे। वो उसे पैसे मांगता है। वहाँ पर उन दोनों की हाथापाई भी होती है। तभी नॉर्मन डूक के गिटार से ही उसके सर पर कई बार प्रहार करता है, जिससे वो पूरी तरह से अचेत हो जाता है। अब नॉर्मन उसकी बॉडी और उस लड़की की डेड बॉडी जिसको उसने एक रात पहले मारा था, उन दोनों को गाड़ी के डिक्की में डाल देता है और गाड़ी को उसी दलदल के पास ले जाता है जहाँ वो हर एक डेड बॉडी को डुबाता है। पर वहाँ पर डूक जिंदा होता है। वो पीछे से नॉर्मन के ऊपर हमला करता है। वो दोनों भी गाड़ी के अंदर लड़ाई करते हैं, जिस वजह से गाड़ी पानी के उस दलदल के अंदर चली जाती है। अब ये दोनों भी डूबने लगते हैं, पर किसी भी तरह नॉर्मन बाहर आ जाता है, पर डूक की वहाँ पर डूबकर मृत्यु हो जाती है। फिर नॉर्मन वापस अपने घर पर आ जाता है, पर वहाँ फिर से एक बार मॉरिन आ जाती है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वो नॉर्मन से प्यार करती है और साथ में जिस तरह से कहानी की शुरुआत में हेडनन ने उसकी जान बचाई थी, अब उसका भी फर्ज है कि वो भी नॉर्मन की जान बचाए। फिर वो नॉर्मन का हाथ पकड़ लेती है। नॉर्मन भी उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि नॉर्मन भी उससे पसंद करता है। तभी उसकी माँ जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो डर जाता है। दरअसल ये खुद उसकी ही आवाज़ होती है, पर उसे लगता है कि ये उसकी माँ की आवाज़ है। उस चिल्लाने की आवाज़ से नॉर्मन के हाथ से मॉरिन का हाथ छूट जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जहाँ पर एक स्टैचू होता है जिसके हाथ में धनुष्यबाण होता है। उस तीर पे मॉरिन का सिर लगता है और वही मॉरिन की मृत्यु हो जाती है। इस बात से नॉर्मन को बहुत दुख होता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। तभी घर के बाहर वो जर्नलिस्ट भी आती है जिसने मॉरिन को सब कुछ बताया था। उसके हाथ में एक हथियार भी होता है। दरअसल वो मॉरिन को लेने आई थी। फिर वो घर के अंदर आती है। तभी वो वहाँ मॉरिन की डेड बॉडी देखती है। तभी वो कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया भी था। तभी उसके पीछे से नॉर्मन आ जाता है, जो अब पूरी तरह से अपनी माँ के रूप में होता है।
तब नॉर्मन रिपोर्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो रिपोर्टर धीरे धीरे उस कमरे में जाती है जहाँ नॉर्मन के माँ की मम्मी है। तब वो रिपोर्टर नॉर्मन को उसके परिवार की हिस्ट्री के बारे में बताती है और उसके माँ के बारे में बहुत कुछ सच्चाई भी बताती है। वो बताती है कि एमा स्पूल जिसकी मम्मी आज भी उसके घर पर है, वो तुम्हारी माँ नहीं थी, वो तुम्हारी माँ की बहन थी। वो तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी, पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ से यानी एमा की बहन से शादी कर ली थी। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और शादी के कुछ साल बाद उसने तुम्हारे पापा को मार दिया और तुम्हें किडनैप करके ले गई। और उसने अपने आप को यकीन दिलवा दिया कि तुम उसके असली बेटे हो, पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो तुम्हें तुम्हारी असली माँ की तरफ भेज दिया था। नॉर्मन अपनी माँ के आवाज़ में बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। साथ में वो अपने कपड़े भी उतारना शुरू करता है, यानी अपनी माँ के ड्रेस को। वो फिर उस रिपोर्टर के सामने जाता है। वो चाकू उठाता है, पर वो चाकू का वार उस रिपोर्टर पर नहीं बल्कि वहाँ पर जो मम्मी होती है, जो एमा स्पूल है, जो नॉर्मन के माँ की बहन है, उस पर वार करता है और उस मम्मी के टुकड़े टुकड़े करता है। उस रिपोर्टर की जान बच जाती है। अगली सुबह वहाँ पुलिस आती है जो नॉर्मन को अपने साथ लेके जाती है। तभी पुलिस वाला नॉर्मन को कहता है कि अब तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे, पर नॉर्मन कहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अब नॉर्मन गाड़ी के पीछे बैठा होता है। उसके पास एमा स्पूल का हाथ होता है। वो उस हाथ को बड़े प्यार से सहला रहा होता है और उसके चेहरे पर इविल स्माइल होती है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है और अब ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।